हम लोग इस समय इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल काल। तो यहाँ से मैं एक बार रिकैप करते हुए सारी चीज़ों को आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। हम बाबर को पढ़ चुके हैं, हम बाबर के बेटे हुमायूं को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम आज जो बारी है हमारी वो शेर शाह सूरी को पढ़ने की है। तो एक एक करके जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं मैं दोबारा से एक रिकैप करा देता हूँ। धीमे धीमे पढ़ेंगे चीज़ों को, समय पर्याप्त है आपके पास, चीज़ों को समझने की कोशिश हमारा प्रयास है। नोट्स भी आपको दिए गए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होगा तो वो जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो परमानेंट हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बाबर की बात करता हूँ। मैंने बताया था इधर ये पड़ गया, देखो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और आगे बढ़ेंगे तुर्कमेनिस्तान और इधर नीचे ईरान के बीच में जगह पड़ती है फरगना, ठीक है। फरगना में जन्म हुआ था बाबर का 1483 में, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद पिता इनके उमर शेख मिर्ज़ा हुआ करते थे, जो फरगना की जागीर थी उनके पास। उमर शेख मिर्ज़ा इनके पिता थे। उनकी मृत्यु हो जाने पर मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर को गद्दी पर बैठने का मौका मिला। अब बाबर वहाँ पे शासन कर रहा था। बाबर के बारे में बताया गया था कि बाबर अगर फादर की तरफ से देखा जाए तो ये तैमूर का वंशज था, और मदर की तरफ से देखा जाए तो ये चंगेज़ खां का वंशज था। दोनों ही बहुत योग्य योद्धा रहे। तैमूर इधर मध्य एशिया हम कह सकते हैं, तुर्की साइड का, टर्की इधर पड़ेगा जाके। चंगेज़ खां इधर मंगोलिया और चाइना साइड का, दोनों ही बहुत बहादुर योद्धा रहे। तो उनके पुत्र इनके वंशज थे, पुत्र नहीं थे। पुत्र तो ये उमर शेख मिर्ज़ा के थे। छोटी सी जागीर फरगना थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। 11 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर इन्हें अपने पूर्वजों का राज था समरकंद मतलब इन लोगों ने वहाँ कभी शासन किया होगा। उसको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष किया, लेकिन वहाँ विजय नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ के योद्धा सभी कुशल थे, है ना। वो आधुनिक युद्ध पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो बाबर वहाँ पे जीत नहीं पाया कभी। शेरवानी खां के साथ बहुत सारे युद्ध हुए। प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। शेरवानी खां के साथ कई बार युद्ध हुए, लेकिन बाबर वहाँ पर पराजित होता रहा, जीत नहीं पाया। फिर उसने अपना रुख अफ़गानिस्तान की तरफ किया। ये जो काबुल वाला एरिया है, 1504 में गद्दी पर यहाँ बैठा, जीत लिया काबुल को उसने। 1506 में उसने बोल दिया कि मुझे बादशाह कहा जाए, सुल्तान ना कहा जाए। और धीमे धीमे अब यहाँ पर पंजाब में, भारत में गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठे हुए थे। 1526 की बात चल रही है। पानीपत का प्रथम युद्ध सुना है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे हुए थे 1526 में। भारत में उनमें फूट थी, जो उनके सरदार थे वही आपस में उन्हें हराना वो चाहते थे कि बाबर को बुलाएंगे। बाबर क्या करेगा, इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर देगा तो हमारी ताकत बढ़ेगी और हम अपना अलग अलग राज्य स्थापित कर लेंगे। ऐसा ख्वाब देख रहे थे उसके सरदार। लेकिन बाबर स्वयं भारत पर शासन करना चाहता था। तो बाबर को पंजाब की जो दौलत खां लोदी थे, उन्होंने आमंत्रण दिया। राणा सांगा की वीरता के किस्से बहुत सुन रखे थे उसने। तो उसने अटैक किया 1526 में। और ये हरियाणा जो है ना, यहाँ पानीपत का युद्ध होता है, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध के मैदान में ही इब्राहिम लोदी मारा गया। कारण मैं बता चुका हूँ, बाबर की सेना कुशल थी और नवीन युद्ध पद्धतियों का इस्तेमाल किया। छोटी सेना होते हुए भी बाबर ने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को परास्त कर दिया। बाबर ने 4 वर्ष तक वो जीवित रहे, 30 तक जीवित रहे। मैंने ट्रिक बताई थी, कैसे बताया था मैंने? पानी पिया, खाना खाया। मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार आपको। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। तो ये इस तरह ट्रिक बताई थी मैंने कि 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, विजय हुई, इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। 1527 में क्या होता है भाई? खानवा का युद्ध हुआ। महाराणा संग्राम सिंह नाम था, ध्यान कंफ्यूज मत होइएगा। महाराणा संग्राम सिंह को ही राणा सांगा के नाम से फेमस थे। बहुत आदर सेम पर्सन, राणा सांगा कहा जाए या महाराणा संग्राम सिंह कहा जाए। चित्तौड़ पर राज्य था उनका, राजस्थान के चित्तौड़ में। तो 1527 में इस युद्ध को जीता किसने? बाबर ने। खानवा के युद्ध में राणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। इसमें एक प्रभावशाली शासक मेदिनी राय हुआ करते थे।
उन्हें हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें समस्त अफगानी सेनाओं को, महमूद लोदी भी था। महमूद लोदी कौन? इब्राहिम लोदी का बेटा जो युद्ध के मैदान में मारा गया, है ना। तातार खां कौन? इब्राहिम लोदी का भाई। तो सब सारे इकट्ठे होके आए थे, सबको घाघरा के युद्ध में हरा दिया उसने। लेकिन फाइनली 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, 26 दिसंबर था शायद। तो ये इनकी मृत्यु हो गई। ये बाबर की कहानी। अब 30 में गद्दी पर बैठते हैं कौन? हुमायूं। हुमायूं जब गद्दी पर बैठे तो हुमायूं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या? उन्होंने तुर्की परंपरा के अनुसार, मैंने बताया था हुमायूं के कुछ भाई हुए थे, हिंदाल, है ना, कामरान, अस्करी। तो उन्होंने अपनी जागीर का बंटवारा कर दिया, सब में भाइयों को बांट दिया, ठीक है। अस्करी को संबल दे दिया, हिंदाल को, कामरान को ये काबुल अफगानिस्तान का एरिया दे दिया, इस तरह बंटवारा कर दिया। और वो भाइयों ने ही आपस में संघर्ष किया। तो आंतरिक रूप से भी हुमायूं को जो संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आपसी जो अपने लोग थे वो भी संघर्ष कर रहे थे। साथ में यहाँ गुजरात में कौन था? भाई बहादुर शाह बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा था हुमायूं के लिए। यहाँ गद्दी पर बैठा हुआ था हुमायूं, यहाँ से बहादुर शाह के टारगेट पे था और इधर से शेरशाह सूरी के टारगेट पे भी हुमायूं था। दोनों ही शासक मंशा क्या थी? पूरब से शेरशाह सूरी, और इधर से हम देखें तो कौन? पहले नुसरत शाह था, फिर शेरशाह सूरी हो गया, बहादुर शाह था। दोनों ही चाहते थे कि हुमायूं को यहाँ से भगाया जाए। और हुमायूं भी समझ रहा था कि इनके जब तक इनसे पार नहीं पाएंगे तब तक जीतना संभव नहीं है। तो हुमायूं ने बहुत सारे युद्ध लड़े, है ना। हुमायूं ने युद्ध लड़ा किसके साथ? इधर बहादुर शाह के साथ युद्ध लड़ा, उसे पराजित कर दिया, वो भाग गया, यहाँ द्वीप में जाके छिप गया। लेकिन जैसे ही वो हुमायूं, अब देखो एरिया देखो, जैसे ही वापस आया जीतने के बाद में, वहाँ की जो जनता थी वो किसके साथ थी? बहादुर शाह के साथ थी। और पुर्तगालियों ने मदद की किसकी? बहादुर शाह की। तो जैसे ही हुमायूं वापस गया, बहादुर शाह ने दोबारा से गुजरात पे अधिकार कर लिया। बहुत कुशल शासक था, इसने तोपखाना बना रखा था, मतलब टक्कर देने वाली बात। तोपखाना था मुगलों के पास, इसने अपना तुर्की से एक बंदे को बुलाया और अपना सेपरेट तोपखाना बना रखा था बहादुर शाह ने, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा था। फिर फाइनली जो युद्ध हुए, ये हमने कल ब्रेक हुमायूं को पूरा कंप्लीट किया था। युद्ध हुए, चौसा का युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ, फाइनली बिलग्राम या कन्नौज एक ही बात है, बिलग्राम या कन्नौज एक ही बात है 1540 में, जिसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद वो ईरान होता हुआ फारस भाग गया और उसे यहाँ पे दाल गलती दिखाई नहीं दी। अब शासनकाल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी 1540 से 1545, जो चीज़ें छोटी होंगी, देखो लेक्चर बार बार रिपीट हो रहे हैं, चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है। नोट्स आपको दिए गए हैं, केवल एक समझ विकसित की जा रही है। सारी चीज़ों को समराइज करके 10-5 मिनट के वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं है। तो शेरशाह सूरी का 1540 में शासन स्टार्ट होता है। बहुत छोटे समय तक शासन किया, लेकिन वास्तव में बहुत काबिल और योग्य शासक ये साबित हुआ। तो पहले तो आपको नाम बताएं कि यार शेरशाह सूरी नाम नहीं था, इस बंदे का नाम तो था फरीद खां, ठीक है, फरीद खां था। अब उसकी कहानी क्या है? ये बिहार में इनका जन्म हुआ, पिता की जागीर थी, लेकिन अध्ययन के लिए कम पड़ती थी इनकी अपने पिता के साथ, फरीद खां की। तो ये अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर है, जौनपुर में आए। जौनपुर में अरबी है, फारसी है, इतिहास आदि का इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वापस अपना बिहार चले गए, सासाराम में। वहाँ पिता, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी जागीर को इन्होंने संभाला। बिहार में सासाराम में जागीर को संभाला। जो बिहार का शासक था मोहम्मद नोहानी के नाम से फेमस था, उसके यहाँ भी जॉब की इन्होंने, नौकरी की। और तो जब वो गद्दी पर बैठा तो शेरशाह सूरी के उससे मित्रवत संबंध थे। शेरशाह सूरी की पावर थोड़ा स्ट्रांग हो गई। शेरशाह सूरी ने एक और अच्छा काम किया था कि बाबर की सेना में भी इन्होंने नौकरी की थी, भर्ती हुई थी। अब वहाँ पर जब इनकी भर्ती हुई तो जो मुगलों की युद्ध की पद्धतियाँ थीं वो सारी सीखने का इन्हें अवसर मिला। 1529 में जब ये युद्ध हुआ था, कौन सा वाला? घाघरा वाला युद्ध। तो शेरशाह सूरी किसकी तरफ से? बाबर की तरफ से लड़ा था। लेकिन बाबर को भी दिख रहा था बंदा तेज है, इससे रखना उचित नहीं है, ये कभी भी प्रतिघात कर सकता है। तो बाबर ने भी इससे किनारा कर लिया और फाइनली शेरशाह सूरी वहाँ से निकल के चला गया, सासाराम बिहार में चला गया। और बिहार के बाद उसने फिर बंगाल पर अधिकार कर लिया, है ना। बंगाल पर अधिकार किया। अब वो तो एक हम युद्ध सारे कल के पढ़ चुके थे। बिहार से बंगाल पर अधिकार किया और वो मोहम्मद शाह जो नोहानी था, उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने एक बार शेर की हत्या कर दी थी, शेर को मार दिया था। इसी उन्होंने इन्हें नाम दिया था शेर शाह, तो ऐसे इनका नाम शेर शाह पड़ा। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उनकी जो बेगम थी, दुद्दू बेगम, विधवा बेगम, उनके साथ इन्होंने विवाह भी किया था। तो ये अब इसमें शासनकाल में क्या क्या अच्छा काम किया वो हमें देखना है।
कृषि व्यवस्था में इन्होंने बहुत सुधार किए। कृषि व्यवस्था में क्या सुधार किए इन्होंने? ये अलाउद्दीन खिलजी जो हम बोलेंगे 13वीं शताब्दी वाला, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अलाउद्दीन खिलजी के से ये कृषि व्यवस्था से प्रभावित थे। इन्होंने कर व्यवस्था भूमि के आधार पर, ऐसा नहीं होगा कि सबको एक जैसा टैक्स देना पड़ेगा। भाई कहीं भूमि अच्छी प्रकार की ज़मीन है, कहीं खराब प्रकार की ज़मीन है, तो भूमि के आधार पर कर का निर्धारण किया। दूसरा, उपज के आधार पर, भाई कौन व्यक्ति क्या कम उसमें उगा रहा है, खेत में कितना लाभ हो रहा है, उसके आधार पर कर का निर्धारण किया। जिसे आप कह सकते हो रैयत बाड़ी, एक तरह की रैयत बाड़ी का मतलब सीधे सीधे किसान के संपर्क में, किसान सीधे सीधे उनसे मिल सकता था, अपनी बात कह सकता था और अपना टैक्स उन्हें कैश के रूप में, नगद के रूप में टैक्स देने का प्रावधान शेरशाह सूरी ने किया था कि आपको इस तरह से यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इनकी टैक्स की व्यवस्था है नहीं। दूसरा मुख्य कार्य क्या रहा? GT रोड के लिए बहुत फेमस है ये, GT रोड जिसे कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड, ये शेरशाह सूरी की देन है। शेरशाह सूरी ने क्या किया, यहाँ पश्चिम बंगाल पे यहाँ से लेकर पेशावर पड़ता है, इधर पाकिस्तान में चला गया अब वो, यहाँ तक एक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किया। कुछ पद्धतियाँ उसकी अच्छी थी कि सड़क के दोनों ओर वृक्षों को लगाया जाए, जगह जगह पर सराय बनाई जाए, यात्री विश्राम करें, कुएँ खुदवाए गए, लोगों को पानी मिल सके। तो इस तरह की बहुत सारी उसकी अच्छी व्यवस्थाएँ रहीं। और कृषि की व्यवस्था, उसने सेना का पुनर्गठन किया, जो भी सीखा था उसने उसके आधार पर सेना बहुत प्रभावशाली थी, पुनर्गठन किया गया। और 1544 में उसने जो है एक कालिंजर का युद्ध था। उसमें युद्ध में क्या हुआ कि मालवा, 1544 में अटैक हुआ था, मालवा पे युद्ध हुआ था। तो मारवाड़ के शासक मारवाड़ था, वहाँ पे मालदेव थे शासक, उन पर अटैक किया था। और उसमें वहीं पे एक उक्का एक यंत्र था, आग्नेयास्त्र कह सकते हैं, जिससे अग्नि निकलती थी, युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। उसे चलाते समय ये घायल हो गए थे और फाइनली इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ युद्ध हुआ था तो उसका एक फेमस स्टेटमेंट था जो शेरशाह सूरी ने युद्ध के बाद एडमिट किया। वो कहते हैं, 1544 की बात है, कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने लगभग अपने पूरे साम्राज्य को गवा दिया था। मतलब उस युद्ध को लड़ने में पूरी ताकत लगा देनी पड़ी, तब जाके बड़ा मुश्किल से जान बची, वरना पूरा साम्राज्य दांव पर लग गया था, हारने की स्थिति पैदा हो गई थी। बहुत मुश्किल से उस युद्ध को जीता गया। तो उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने, ये स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा गया है, किस युद्ध के संदर्भ में कहा था? तो मारवाड़ का युद्ध हुआ था मालदेव के साथ। उस युद्ध के विषय में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने लगभग अपने पूरे साम्राज्य को गवा दिया था। और 1545 की बात फिर वो उक्का जो मैं बता रहा हूँ आग्नेयास्त्र था, युद्ध के मैदान में चलाया गया, उससे ये घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद के शासक लगभग सूरवंश ने 15 वर्ष तक शासन किया, 1540 से लेकर 1555 तक। तो 5 साल का जो शासनकाल शेरशाह सूरी का था, ये बहुत उम्दा बेहतर किस्म का शासनकाल रहा। इनके बाद कोई प्रभावी शासक नहीं हो सका, सारे कमज़ोर शासक थे, बढ़िया व्यवस्था नहीं चला सके। शेरशाह सूरी के द्वारा की गई व्यवस्थाओं के आधार पर 10 साल तक सूरवंश ने और शासन किया। और इन्हीं कमजोरियों को देखते हुए 1555 में फिर बैक किया था किसने? हुमायूं ने। जब देखा कि अब तो शेरशाह सूरी चला गया, अब कोई ऐसा शासक नहीं टक्कर दे सके, तो हुमायूं ने दोबारा अटैक किया और 1555 में फिर अटैक करते हुए हुमायूं वापस आया और वो गद्दी पर बैठा। दोबारा से हुमायूं को फिर से मुग़ल काल स्टार्ट हो जाता है। तो मुग़ल काल का 15 साल का ब्रेक बीच में शेरशाह सूरी की वजह से हुआ था। हुमायूं ने ही शासन को गंवाया था और हुमायूं ने दोबारा से उसे प्राप्त किया। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। जो नोट्स दिए गए हैं उनसे आप टॉपिक्स को पढ़िए, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो रहा हो मुझे बताइए, गलत हो रहा हो वो बताइए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।